हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो पाठ्य पुस्तक है कक्षा 12 की उसको कर रहे थे। उसमें हमने पहला अध्याय कंप्लीट कर लिया है, दूसरे अध्याय का हमने पहला भाग कर लिया है। आज हमारे दूसरे अध्याय का ये दूसरा भाग है और इसमें कंप्लीट आपका ये पार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक चीज़ों को और महत्वपूर्ण अवधारणात्मक चीज़ों को एक नोट्स के रूप में रिवाइज कर रहे हैं ताकि सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके। इतना ही नहीं बल्कि 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ साथ उन बच्चों को भी पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसमें राजनीति विज्ञान का सिलेबस है। तो उनको भी एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सब का निचोड़ यहाँ मिल जाएगा। तो चलते हैं बच्चों, आज हम जो देखेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति और एक दल के प्रभुत्व का दौर जो अध्याय है, इसमें विभिन्न सारी जो पार्टियां दी है उन पार्टियों के संदर्भ में जानेंगे कि किस पार्टी का गठन कब हुआ, कैसे हुआ और उन पार्टी का मकसद अपना क्या रहा। अब तक जो हमने पढ़ा था वो सारा हमने देख लिया था उस वीडियो में। फर्स्ट में एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसमें हमने वैश्विक परिदृश्य भारत की स्थिति देखी, साथ में हमने समस्याएं और जो भी प्रश्न चिन्ह लगे हमारे लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाने पर उन सब का अध्ययन हमने कर लिया था। और किस प्रकार से कांग्रेस एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी उभर के आती है और किस प्रकार से उन्होंने अपने उस दौरान सभी गठबंधन जो भी विपक्षी थे उनको अपने अंदर समाहित रखा, जिसकी वजह से उस व्यवस्था को कांग्रेस प्रणाली के नाम से जाना गया। आज देखेंगे हम एक दल की प्रभुत्व का दौर, जिसमें सर्वप्रथम जो पार्टी है वो है सोशलिस्ट पार्टी। सबसे बड़ी पार्टी का हमने देख लिया था, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था। कांग्रेस को अच्छे से देख लिया था। 1885 में स्थापित हुआ था। स्थापित जब वो हुई थी तो उसका अलग उद्देश्य था, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे स्वतंत्रता में विशेषतः अग्रणी जितने भी नेता थे वो सब कांग्रेस से जुड़े हुए थे। उनका विशेष योगदान होने की वजह से स्वतंत्रता की विरासत से वो जुड़े रहे। उनकी वजह से जो पार्टी है उसका काफ़ी दबदबा रहना स्वाभाविक ही था। तो उस दौरान जो अन्य और भी विपक्षी पार्टियां थी या छोटी बड़ी पार्टियां बन रही थी जिनका अलग अलग विचार थे और कांग्रेस से भिन्न वो अपनी विचारधारा रखते थे, उनका अपना एक अलग विचारधारात्मक सोच कह सकते हैं तो वो थी, तो उनका भी वहाँ पनपना और उस दौरान रहना, तो उन पार्टियों का अध्ययन भी हमें करना ज़रूरी है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों का जो उद्भव होता है उन सब में हम एक एक पार्टियों को यहाँ देख लेते हैं। इनसे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, चाहे वो कंपटीशन की हो चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो। चलो बच्चों, देखते हैं हम आज सोशलिस्ट पार्टी। किस पार्टी को देखेंगे? सोशलिस्ट पार्टी को, जिसे समाजवादी पार्टी भी कहा जाता है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर कब हुई? 1934 में युवा नेताओं की एक टोली ने किया था। तो क्या समझ में आया कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन खुद कांग्रेस के भीतर ही 1934 में युवा नेताओं की टोली ने किया था। इसका गठन कांग्रेस के समाजवादियों को मजबूरन 1948 में अलग होकर सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। कौन सी पार्टी बनानी पड़ी? सोशलिस्ट पार्टी बनानी पड़ी। ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी के कई टुकड़े हुए और कुछ मामलों में बहुत मिल भी हुआ। इस प्रक्रिया में कई समाजवादी दल बने। इन दलों में देखिए, सोशलिस्ट पार्टी के बाद में कई और टुकड़े हो गए और कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा मिले हुए थे। लेकिन इस प्रक्रिया में जो समाजवादी दल बने थे उनमें थे एक तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। आपको ध्यान में क्या रखना है? कांग्रेस के भीतर ही सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? 1934 में। और कांग्रेस से अलग होकर कब हुआ? 1948 में। दो चीज़ें तो ये ध्यान में रखनी है। तीसरी चीज़ ये कि सोशलिस्ट पार्टी अपने अलग अलग टुकड़ों में हो गई थी, तो उस दौरान जो नए दल बने थे समाजवादी दल, वो कौन कौन से थे? तो किसान मजदूर प्रजा पार्टी एक प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का नाम लिया जा सकता है। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर चलते हैं हम प्रमुख समाजवादी दल के नेता।
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और पूछा भी जाता है कि किन्हीं दो सोशलिस्ट या समाजवादी नेताओं के नाम बताइए, या कॉम्पिटिशन में तो इस तरीके से आता है कि ऑप्शन में दे देते हैं या मिलान वाले दे देते हैं कि कौन किस दल पार्टी से संबंध उस समय रहा था। तो जयप्रकाश नारायण जी जो है वो समाजवादी दल के नेता थे। एच पटवर्धन जो थे वो भी समाजवादी दल के नेता थे। अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव को तो सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक ही माना जाता है। राम मनोहर लोहिया और एस एम जोशी, ये सब क्या है, समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता है। कौन कौन, एक बार वापस देख लो। जयप्रकाश नारायण, एच पटवर्धन, अशोक मेहता, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, एस एम जोशी। ठीक है, ये सब क्या है, समाजवादी दल के नेता है। ठीक है, तो ये पार्टी होगी आपकी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के बाद में देखेंगे हम कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कांग्रेस से साम्यवादी 1941 के दिसंबर में अलग हुए और उस उपरांत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया गठित की। इस दल को ज़्यादातर समर्थन आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल में मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में कौन कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता, भारतीय कम्युनिस्ट जो पार्टी के प्रमुख नेता है ए के गोपालन, जो इसके संस्थापक माना जाता है। ऐसे डांगे, ई एम एस नमूद्रीपाद, अजय घोष, पी सुंदरैया, ये सब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख नेता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ए के गोपालन, ऐसे डांगे, ई एम एस नमूद्रीपाद और अजय घोष, पी सुंदरैया, ये सब क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख नेता थे। चीन और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक अंतर के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में एक बड़ी टूट का शिकार हुई, क्योंकि चीन और सोवियत संघ के बीच जो विचारधारात्मक अंतर था, उस अंतर के बाद में भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसमें भी बंटवारा सा हो गया था 1964 में। कब, 1964 में। तो ध्यान क्या रखना है कि सोवियत संघ की विचारधारा को ठीक मानने वाले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, सोवियत संघ को ठीक मानने वाले किस में रहे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे। जबकि इसका विरोध में राय रखने वालों ने एक अलग पार्टी बना ली जिसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, जिसको कहा जाता है CPI। क्या कहा जाता है, CPI और CPIM के नाम से अलग दल बनाया, जो ये दोनों दल आज तक भी कायम है। ठीक है बच्चों, ये आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में क्या ध्यान रखना, 1941 में कांग्रेस से अलग हुई और इसका दबदबा कहाँ पर रहा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल में। और इसके प्रमुख नेता थे ए के गोपालन, ऐसे डांगे, ए एम एस नमूद्रीपाद, अजय घोष, पी सुंदरैया। चीन सोवियत संघ के बीच में, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने वाले देश थे, इनके बीच में विचारधारात्मक अंतर था और इस विचारधारात्मक अंतर से भारतीय पार्टी में भी अंतर आ गया था और 1964 में ये पार्टी एक बड़ी टूट का शिकार हुई, जिसके अंतर्गत जो सोवियत संघ की विचारधारा से साम्यता रखते थे, उसको मानने वाले थे या उसमें अपनी राय रखते थे, वो तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में रहे, और जो उसके विपरीत विचार रखते थे, सोच समझ रखते थे, उन्होंने अपने अलग से पार्टी बना ली, जिसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कहा जाता है, CPIM के नाम से जाना जाता है। अगली पार्टी को देखते हैं हम, भारतीय जनसंघ। बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है। आज जो आप लोग बीजेपी देख रहे हो वो उसकी जड़ें इसी में ही आप लोगों को मिलेगी, भारतीय जनसंघ। देखिए, भारतीय जनसंघ का गठन कब होता है, 1951 में। कब होता है, 1951 में। उन्नीस सौ इक्यावन में भारतीय जनसंघ का गठन कब होता है, 1951 में। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। ये ठीक नहीं है कलर, एक बार चेंज कर लेते बच्चों, अच्छा सा कलर, ये ग्रीन ले लेते हैं, चलो ठीक है।
तो भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में, संस्थापक कौन था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये ध्यान में रखना है। इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, आरएसएस क्या है? आरएसएस, आरएसएस दिख रहा है ना? आरएसएस का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ये पूछा जाए तो आपको ध्यान में रखना है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो इस दल की जड़ें आजादी के पहले के समय इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय से ही सक्रिय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये ध्यान रखना आरएसएस का पूरा नाम। या आपसे पूछा जाए कि आरएसएस से जुड़ी पार्टी कौन सी थी? भारतीय जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने एक देश, एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया? जनसंघ थी। कौन सी थी? भारतीय जनसंघ पार्टी। जनसंघ ने भारत और पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही, ये भी ध्यान में रखना है। अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को राजभाषा बनाने के आंदोलन में ये पार्टी सबसे आगे थी, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। इसने धार्मिक और सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया, ये भी बात ध्यान में रखनी है। देखो बच्चों, यहाँ से सिर्फ 12वीं बोर्ड में नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर में यहाँ से ये प्रश्न ऐसे कैसे उठाया था, और उसमें ये जो था, इसमें धार्मिक सांस्कृतिक अल्पसंख्यकों को रियायत देने की बात का विरोध किया था। ऐसे कथन, सारे 4 कथन आए थे और ये पूछा गया था कि भारतीय जनसंघ या भारतीय निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार गलत है या कौन सा विचार त्रुटिपूर्ण है। ऐसे तरीके से प्रश्न एक आया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखें यहाँ से। ठीक है, और क्या ध्यान में रखनी है आपको? और ध्यान में रखनी है कि भारतीय जनता जो पार्टी बीजेपी इसकी जड़ें भी इसी में है। अब जनसंघ के प्रमुख नेता कौन कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो देख लिया, संस्थापक था। दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधव। तो ये भी ध्यान में रखना है कि किससे जुड़े हुए हैं, ये हमारी भारतीय जनसंघ पार्टी से जुड़े हुए हैं। एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ इस पार्टी को। भारतीय जनसंघ का गठन कब होता है? 51 में होता है। कब होता है? 51 में होता है। और इसके संस्थापक कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा में इनकी क्या देखी जा सकती है? इस दल की जड़ें आज़ादी के पहले के समय में इनमें देखा जा सकता है। एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया, भारतीय जनसंघ ने दिया। भारत पाकिस्तान को एक करके अखंड भारत बनाने की बात कही, भारतीय जनसंघ ने कही। अंग्रेजी को उठाकर हिंदी को राजभाषा बनाने पर जोर दिया, भारतीय जनसंघ ने दिया। धार्मिक और सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक थे, इनको रियायत देने का विरोध भी भारतीय जनसंघ ने किया था। और इस पार्टी को 1952 के चुनाव में 1952 के चुनाव में लोकसभा की कितनी सीटें मिली? 3 सीटें मिली थी। और 1957 में 4 सीटें मिली थी। ये भी ध्यान में रखना है, जो हमने अभी छोड़ दिया था। फिर भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस में है? भारतीय जनसंघ में। और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेता कौन कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, बलराज माधव। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण जो हमारी पाठ्य पुस्तक में 2024-25 का जो सत्र चल रहा है, बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ्य पुस्तक है। आपके काफ़ी चेंज किया गया था, कुछ चीज़ें हटाई है, तो उसी पर आधारित आपकी जो पाठ्य पुस्तक है करंट में जो चल रही है, उसी पर आधारित जो चीज़ें समाहित की गई है उनको यहाँ लाए हैं। जो बॉक्स में रूप में या पार्ट में कहीं कहीं अलग से दिया हुआ है, वो भी परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण होता है, तो उन्हें भी हमें पढ़ना चाहिए। उन्हें छोड़ देना नहीं चाहिए कि ये ऐसे दे रखा है, पार्ट से बाहर है या चित्र है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। उनको भी हमें पढ़ना चाहिए। और प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी प्रश्न यहाँ से ले लिया जाता है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भाषण, जो कि संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी क्या कह रहे हैं।
हिंदुस्तान की राजनीति में न्यायिक पूजा जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना दुनिया के किसी भी देश की राजनीति में मौजूद न्यायिक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में न्यायिक पूजा का भाव सीधे पतन की ओर ले जाता है और ये रास्ता तानाशाही की तरफ ले जाता है। बिल्कुल बात सही है। ये बात कही थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। कुछ चीज़ें कुछ कथन के रूप में दे दिया जाता है और फिर पूछ लिया जाता है कि ये बात किसने कही थी। तो ये बात किसने की थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। तो बच्चों, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में जो न्यायिक पूजा है वो जितनी बड़ी भूमिका अदा करती है, उसकी तुलना में किसी भी देश की राजनीति में मौजूद न्यायिक पूजा के भाव से नहीं की जा सकती है। और लेकिन राजनीति में न्यायिक पूजा को भाव जो है सीधे पतन की ओर ले जाता है और ये रास्ता तानाशाही की तरफ ले जाता है। सीधा सा मतलब ये होता है कि हमारी जो भारतीय राजनीति में अगर हम किसी को नायक के रूप में पूजने लग जाते हैं, देवता के रूप में पूजने लग जाते हैं किसी व्यक्ति विशेष को, तो वो एक पतन और तानाशाही की ओर उस शासन व्यवस्था को ले जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका भावार्थ ये है। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि हमारे पाठ्य पुस्तक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद दे रखा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब इसमें क्या ध्यान में रखना है? इनका मूल नाम था अबुल कलाम मोयुद्दीन अहमद इस्लाम के। ये विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और कांग्रेस के नेता थे। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतिपादक थे। विभाजन के ये विरोधी थे। संविधान सभा के सदस्य रहे थे। स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री। सबसे इम्पोर्टेंट ये ध्यान में रखना आपको कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो जितने याद रख सके उतना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ध्यान में रखना है कि भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन बने थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं हम। इसमें देख सकते हैं हम कांग्रेस का प्रभुत्व किस प्रकार से संपूर्ण भारत में रहा था, सिर्फ कुछ जगह को छोड़ के। 1952 से 1967 तक, 1952 से 1967 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाए कांग्रेस का प्रभुत्व कब से कब तक रहता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये फुल फॉर्म दे रखी है। इंडियन नेशनल कांग्रेस, नी का मतलब निर्दलीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होता है। सीपीआई का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होता है। एसपी सोशलिस्ट पार्टी, केम्पा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, स्वतंत्र पार्टी। और थोड़ा सा यहाँ ये भी देख लेते हैं हम, ये भी महत्वपूर्ण है। पहला आम चुनाव कब हुआ था बच्चों? पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। और पहले आम चुनाव में सीटें कितनी थी लोकसभा की? 489। और कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? 364। कितनी सीटें मिली थी? 364। ठीक है, तो पहला आम चुनाव 1952 में हुआ, 489 सीटें थी। कांग्रेस को कितनी मिली थी? 364। फिर देखते हैं हम दूसरा आम चुनाव कब होता है? 1957 में। दूसरे जो चुनाव होता है 1957 में, उसमें लोकसभा की सीटें कितनी है? 494। कितनी सीटें हैं? 494। और कांग्रेस को कितनी सीट मिलती है? 371। तीसरा आम चुनाव कब होता है? 1962 में। लोकसभा की सीटें कितनी? 494। और सीटें जो कि कांग्रेस को कितनी मिलती है? 361। तो इस तरीके से दिखाया गया कि किस प्रकार से 1952 से लेकर 1967 तक जो तीनों चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहता है। देखो, ये भी हमारी किताब में दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसको पूरा पढ़ लेना टाइम मिले आप लोगों को, नहीं तो इसमें जो मुख्यतः परीक्षा उपयोगी चीज़ें वो तो मैं यहीं बता देता हूँ आप लोगों को। इसमें एक तो ये प्रश्न बनता है कि ईवीएम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। ईवीएम क्या है? ईवीएम, तो इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये दे रखा है, ये याद कर लेना। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। दूसरा प्रश्न बनेगा यहाँ से, तो ये बनेगा कि कौन से दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल शुरू किया? तो 1990 के दशक में। ठीक है,
और ये पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू कब से हो गया? 2004 से। 2004 से, ये भी ध्यान में रखना, ये रही 2004। तो क्या क्या याद रखना है? 3 प्रश्न याद रखना। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और कौन से दशक के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया? 1990 के दशक में। और कब तक पूरे देश में ईवीएम का इस्तेमाल चालू हो गया था? 2004 में। ठीक है, ये मशीन देख सकते हो आप, याद रह जाएगा आप लोग। अब देखते हैं हम राजकुमारी अमृत कौर के बारे में। गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी थी। कपूरथला के राज परिवार में जन्म हुआ था। विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला। संविधान सभा की सदस्य रही थी। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री रही थी और स्वास्थ्य मंत्री के पद पर 1957 तक बनी रही। तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक तो आपसे पूछा जाए कि संविधान सभा के महिला सदस्य, तो राजकुमारी अमृत कौर हो गया। दूसरा कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री कौन रही थी? राजकुमारी अमृत कौर। स्वास्थ्य मंत्री भारत में प्रथम, ध्यान रखना, राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ये भी दे रखा है केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। अब इसमें ध्यान में इतना रखना पूरा पैराग्राफ में कि दुनिया में ये पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक सरकार के जरिए बनी। कहाँ पर? केरल में। कहाँ पर? केरल में। ठीक है, और केरल में 126 सीटों में से 60 सीटें हासिल की थी इसने। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखनी है आपको? इस पार्टी से संबंधित ये ध्यान रखनी है आपको, कम्युनिस्ट पार्टी संबंधित या केरल की राजनीति संबंधित, कि 1959 में, कब? 1959 में केंद्र की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बच्चों कि 1959 में केंद्र की सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 में क्या है? राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर आपातकाल की घोषणा से संबंधित अनुच्छेद है। और 1959 में देखें तो इसके विरुद्ध में जब बर्खास्त हो गई तो इसके विरुद्ध में जो नेतृत्व करता थे, कार्यकर्ता थे प्रदर्शन का, वो थे नमोद्री पाठ, EMS नमोद्री पाठ। ठीक है, EMS नमोद्री पाठ। अभी आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि किस पार्टी से संबंध रखता है ये? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव, स्वतंत्रता सेनानी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, ये ध्यान रखना। आज़ादी के दौरान कई बार जेल गए, किसान आंदोलन में सक्रिय रहे, बौद्ध धर्म के विद्वान हैं। आज़ादी के बाद पहले सोशलिस्ट पार्टी और बाद में प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व करता थे। ये आचार्य नरेंद्र देव के बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद में ये दिख रहा होगा आपको, बैल की जोड़ी क्यों दिखा दी पाठ के अंदर? तो पाठ के अंदर दे रखा है बेटा इसको, ये बैल की जोड़ी इसलिए दिखाई थी कि स्वतंत्रता के समय जो कांग्रेस थी, या उस दौरान जो कांग्रेस की, जैसे आज हम हाथ देखते हैं प्रतीक चिन्ह कांग्रेस का, पंजा, हाथ का पंजा, शुरू में देखा जाए या शुरू में कोई प्रश्न पूछा जाए आपसे कि कांग्रेस का पहले चुनाव चिन्ह क्या था, तो 2 बैल की जोड़ी थी। क्या थी? 2 बैल की जोड़ी कांग्रेस का। जो आज हम चिन्ह देखते हैं हाथ, ये हाथ अब है। पहले की शुरू में देखा जाए तो कांग्रेस की जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? 2 बैल की जोड़ी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर, इसके बारे में देख लेते क्या क्या दे रखा। 1851 से 1956 तक जाति विरोधी आंदोलन के नेता रहे थे। दलितों को न्याय दिलाने में संघर्ष की अगुवा की। विद्वान, बुद्धिजीवी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक। ये ध्यान में रखना है, एक तो सबसे ज़्यादा क्या रखना है? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी।
इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। बाद में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वायसराय की काउंसिल में सदस्य, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, आज़ादी के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। हिंदू को बिल के मुद्दे पर अपनी असहमति दर्ज कराते हुए 1951 में इस्तीफा दिया और 1956 में अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। अब देखो आप लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से काफ़ी कुछ दे रखा है, तो क्या क्या ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है आप लोगों को, फर्स्ट बात ये इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ये ध्यान में रखो। दूसरा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना किसने की? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। तीसरी बात, रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफा कब दिया? 1951 में इस्तीफा दिया। क्यों दिया? हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था 1951 में। फिर अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब अपनाया? 1956 में अपनाया। ये सारे प्रश्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी से संबंधित आपको ध्यान में रखना है। रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के नेता, प्रांतीय सरकार में मंत्री रहे। 1946 में दोबारा मंत्री बने। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्र भारत में पहले मंत्रिमंडल में संचार मंत्री, खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री कौन रहे थे? रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई। ठीक है बच्चों, ये ध्यान में रखना है। ए.के. गोपालन। ए.के. गोपालन केरल के कम्युनिस्ट नेता, राजनीतिक जीवन का आरंभ कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी के विभाजन के बाद कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी में शामिल हुए और पार्टी को मजबूती के लिए कार्य किया। सांसद के रूप में विशेष ख्याति 1952 में। इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ लो आप ए.के. गोपालन को कि किस पार्टी से संबंधित है, वो मोटे मोटे तौर पर याद रह जाएगा, ए.के. गोपालन। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 1942 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्वकालिक कार्यकर्ता है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य है। भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव, फिर अध्यक्ष, और सबसे इम्पोर्टेंट है समग्र मानववाद सिद्धांत के प्रणेता कौन है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। समग्र मानववाद का जो सिद्धांत के प्रणेता थे वो थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, समग्र मानववाद सिद्धांत के प्रणेता। कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर टंटन की जीत के बाद राजा जी को लिखे गए एक पत्र में जवाहरलाल नेहरू का एक वक्तव्य है, इसको देख लेते। जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के सदस्य टंटन के निर्वाचन को सरकार या कांग्रेस में मेरी मौजूदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। फिर कांग्रेस और सरकार के भीतर मैं पूरी तरह अप्रशंसनीय हो चुका हूँ, ऐसा ही कथन दे रखा है। तो इस पार्ट का अंतिम, आज का लास्ट है ये, आपके जो भी बॉक्स में दे रखा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हिंदू महासभा के नेता, भारतीय जनसंघ के संस्थापक, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्रता के बाद नेहरू के पहले मंत्रिमंडल में मंत्री, पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर अपने मतभेदों के चलते 1950 में इस्तीफा, संविधान सभा के सदस्य, लोकसभा सदस्य, कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ कश्मीर नीति पर जनसंघ के प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार, हिरासत में इनकी मौत हो गई। तो ये था श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बच्चों, इस तरीके से हमने आपका ये दूसरा अध्याय पूरा कर लिया है। अब ये समाप्ति की ओर, आज के लिए इतना, आपका ये पूरा पाठ हो गया है। अब हम अगले वीडियो में तीसरा जो अध्याय करेंगे, और तीसरा आपका जो अध्याय होगा वो अध्याय है आप लोगों का नियोजित विकास की राजनीति। ठीक है बच्चों।
जब तक मन लगा के पढ़ो। परीक्षा बहुत नज़दीक आ गई है। आप जब पढ़ाई किताबों मन नहीं कर रहा हो तब आप ऐसे वीडियो देख लो, ताकि आपकी पढ़ाई निरंतर जारी है। तब नींद आए तब देख लो, तब अधिक सर्दी लगे तब देख लो, कहीं भी आना जाना हो रहा हो तब देख लो, कुछ काम कर रहे हो तब देख लो। तब वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभप्रद रहेंगे, आपके लिए उपयोगी रहेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परीक्षा की पूर्व अच्छी तैयारी आपकी रहे, ताकि आप पेपर अच्छा सा कर सको।